नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी जैसे होगी आपको मिलेगी। अभी अभी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, हर शहर का ताजा हाल नॉनस्टॉप पहुंचेगा आप तक। आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पुणे में कैसे हुआ सोनम रघुवंशी पार्ट 2। कैसे एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर के मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया। मॉनसून की पहली बारिश में ही कैसे पानी पानी हो गई मुंबई। लखनऊ के कोचिंग अग्निकांड में योगी क्या ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। अयोध्या चंदा चोरी केस में एसआईटी रिपोर्ट में क्या है, और बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर में आज क्यों हो रही है महापंचायत, और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप के घर पर 20 लाख की चोरी का सच क्या है, ये हम सब कुछ आपको आगे दिखाएंगे। क्या इंदौर की सोनम रघुवंशी याद है आपको? उसका कांड भी आपने सुना ही होगा। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर मेघालय ले जाकर किया था। आप सोच रहे होंगे कि हम इस पर अभी क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल सोनम पार्ट 2 आ चुकी है। उसका नाम सिया है, इसीलिए सोनम का महापाप भी याद आ गया। और इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से है। पुणे से भी सोनम रघुवंशी जैसा ही मामला सामने आया है। रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। केतन की मंगेतर और उसका प्रेमी गिरफ्तार हुआ है। सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों ने मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को बर्थडे के दिन सिया ने यह महापाप किया। सिया और केतन की इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी। पहले सिया ने केतन की मौत को हादसा बता दिया, लेकिन पुलिस की जांच में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की पूरी साजिश का खुलासा हो गया। सिया और सोनम दोनों का कांड लगभग सेम है। सोनम की हेट स्टोरी इंदौर की थी, तो सिया की हेट स्टोरी पुणे की है। सिया गोयल पुणे के मशहूर मसाला कारोबारी की 20 साल की बेटी है, जिसकी सगाई रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल से हुई थी। नवंबर में शादी होनी थी। केतन काफी खुश था। उसने सिया की बर्थडे पार्टी का भी प्लान किया था, वो भी पिंपरी चिंचवाड़ के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में। लेकिन सिया और उसके प्रेमी ने मिलकर केतन के भरोसे का खून कर दिया। पहले सिया ने इसे हादसे की शक्ल देने की कोशिश की। कहा कि फोटो शूट के दौरान केतन का पांव फिसल गया और वो खाई में गिर गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सिया और चेतन का नकाब उतर गया। पता चला कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो चेतन चौधरी से प्यार करती थी। केतन के रास्ते से हट जाए ताकि चेतन और सिया की लव स्टोरी सक्सेस हो जाए, इसलिए दोनों ने मिलकर ये हेट स्टोरी का ताना बाना बुना। मगर अब सलाखों के पीछे। पुणे की सिया सोनम से भी शातिराना। जिससे हो रहे थे 7 फेरे, खाई में धकेल दिया उसे। नवंबर में तय थी शादी। 18 जून को केतन की जान ले ली। मर्डर के बाद पोस्ट किया, जन्मदिन पर क्यों छोड़ दिया। बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने मंगेतर का मर्डर कर दिया। एक और सोनम रघुवंशी इंदौर से पुणे तक खलबली। तो ये प्यार का प्रेम पंचनामा है या फिर सिया और सोनम दोनों का एक जैसा ही कारनामा। पुणे की सिया ने कैसे अपने मंगेतर को रास्ते से हटाया, लेकिन आखिरकार उसकी पोल खुल ही गई। आपको डिटेल में हम समझाते हैं। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। पहला केतन अग्रवाल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो सिया का मंगेतर था। दूसरी किरदार सिया गोयल है, जो केतन की मंगेतर है। तीसरा किरदार चेतन चौधरी, जो सिया का प्रेमी है। दोनों सलाखों के इस वक्त पीछे हैं और केतन दुनिया छोड़ चुका है। उसे 400 फीट गहरी खाई में सिया और चेतन ने मिलकर ढकेल दिया। वारदात को लोहागढ़ किले में अंजाम दिया गया। 18 जून को जब सिया का जन्मदिन था, उसी दिन सिया ने इस महापाप को अंजाम दिया।
इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। 14 जून को भी सिया ने केतन के मर्डर की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन वो नाकाम रही। हुआ यूं कि केतन को उसने किले से धक्का तो दिया था, लेकिन बीच में पेड़ आ गया और वो बच गया। अब इसके बाद सिया ने इस प्लान में अपने प्रेमी चेतन से कहा कि हम मिलकर इस काम को करेंगे और 18 जून को मर्डर का प्लान फिर से तैयार किया, जो सक्सेस रहा। वो भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो पूरे का ये केस काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि सिया मसाला कारोबार की बेटी है तो मृत केतन जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी का बेटा था। दोनों नवंबर में शादी करने वाले थे। जैसा इंदौर की सोनम ने किया, ठीक वैसा ही पुणे की सिया ने भी किया। केतन विशाल अग्रवाल रियल एस्टेट कारोबारी का बेटा था। उसकी उम्र 26 साल थी और इसी साल 20 साल की सिया से उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन प्रेमी चेतन के साथ मिलकर के उसने अपने ही मंगेतर केतन को मौत के घाट उतार दिया। केतन का परिवार शादी में 17 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक कराए थे। शादी के लिए उदयपुर का एक शाही पैलेस पहले से ही बुक करवाया गया था। इस घटना के बाद से केतन का परिवार टूट चुका है। इकलौता बेटा खोने से मां पर क्या बीत रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब सगाई हुई आपके बेटे और सिया की, उसके बाद से क्या सिया का घर में आना जाना था? आपके फैमिली के साथ क्या मेल जोल थे उस? हाँ बोल, 2-3 बार आई ना घर पे, आए 2-3 बार घर पे भी आए, 2-3 बार हम लोग डिनर पे भी मिले, तो हम लोग शॉपिंग के लिए भी गए। ऐसे तो हम लोग मिले तो हमको अच्छा लगा। इस तरीके का कोई लगा कि व्यवहार किस तरीके से क्रिमिनल माइंड की लड़कियों से? मैं तो कितना डेली फ़ोन पे भी बात कर रही की उससे, तो कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। उसकी फैमिली का भी हमको कभी नहीं लगा, बैकग्राउंड कभी ऐसे लगा नहीं। इस शादी जो थी वो आप लोगों ने अप्रोच करके फिक्स कराई थी या उनके तरफ से अप्रोच हुआ था? उनकी तरफ से आया था, रिश्ता उनकी तरफ से आया था। नहीं, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। आज मेरे बेटा खोया है, मेरा बच्चा खोया है, बस मेरे बेटे को, मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए। अब सिया को पाकर कितना खुश था केतन, इसका अंदाजा उन पलों को देखकर लगाया जा सकता है जो केतन ने उसके साथ बिताए थे। अक्सर वो सिया के साथ रील्स बनाता था, उन्हें पोस्ट करता था, सिया को कैसे प्रपोज करना है। तो सिया ने केतन को मारने के लिए ये पहले भी प्लानिंग की थी। 14 जून को भी वो केतन को लेकर के लोहागढ़ किले में गई थी। उसने किले से केतन को धक्का भी दिया था, लेकिन पेड़ बीच में आ गया और केतन की जान बच गई। अचानक से सिया ने कहा कि सांप आ गया था और इसीलिए तुम्हें हटाने के लिए उसने धक्का दिया। ये सुनकर केतन ने सिया को गले लगा लिया। फिर सिया ने प्लान में अपने प्रेमी चेतन को भी शामिल किया और 18 जून को फिर से केतन को लेकर उसी लोहागढ़ किले में पहुंची। उसका प्रेमी चेतन पूरी ट्रिप के दौरान दोनों के आसपास ही घूमता रहा। 18 जून को सिया का बर्थडे था और इसी दौरान फोटो शूट के बहाने उसने केतन को किले की दीवार पर खड़ा कर दिया और तभी चेतन ने केतन को धक्का दे दिया। केतन के पिता ने भी इस कहानी की पुष्टि की है। शोकाकुल परिवार में मैं पहुंचा हूं और केतन के पिता विशाल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल जी, पहले तो बहुत संवेदनाएं हमारी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से। ये जो पूरा वाकया है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं, ये जो लड़की है वो क्या आपके बेटे की मंगेतर थी और कब सगाई हुई थी, शादी कब होने वाली थी? सर, ये सगाई फरवरी में हुआ था। मेरा लड़का केतन और सिया की एंगेजमेंट फरवरी में
अरेंज मैरिज थी। उसके बाद वो लगातार इधर उधर जाते थे, कोई उन्होंने प्रॉब्लम कुछ बताया नहीं, दोनों ने भी, दोनों खुश थे, आते जाते मिलते थे, सब कुछ था। लोहगढ़ जाना है तो फिर उसने 14 तारीख को जिद किया कि लोहगढ़ जाना है। बोले आपने 5 को भी जाने को नहीं दिया, बाली भी नहीं गए, तो अभी लोहगढ़ तो चलेंगे। तो मैं सोचा चलो ठीक है, तो लोहगढ़ चले गए दोनों। वहाँ जाने के बाद उसने केतन को उसी स्पॉट से धक्का दिया। धक्का देने के बाद केतन ऐसा थोड़ा पीछे जाके लड़खड़ाते गिरने लग गया, तो उसके हाथ पे कुछ छोटे पेड़ थे वो लग गए, उसको उसने पकड़ लिया, बच गया। जैसे ही इसको दिखा कि वो बच गया, उसने जोर से चिल्लाना किया कि सांप आया, सांप आया, सांप आया, और करके उसको हक करके आगे खींच लिया। तो उसको इतना समझ में ही आया कि सही में सांप आया था, क्या इसने मुझे धक्का मार के गिराने की कोशिश की या कुछ चल रहा है। तो बात को फिर ज़्यादा तोल आया नहीं उसको, कि उसको लगा ऐसे सही में बोल रही है तो सांप आया होगा। अब केतन के पिता ने कहा कि हमारे परिवार को कभी नहीं लगा कि सिया ऐसा करेगी, उसने भरोसे का कत्ल कर दिया। वापस से 18 को उसने, उसके पहले उसने 14-15 को ही उसने चेतन नाम का उसका जो फ्रेंड था, उससे केतन के फ़ोन पे बात करा के इंट्रो करा दिया। चेतन ने केतन को फ़ोन करके बोला कि हम सिया को सरप्राइज़ देना चाहते हैं बर्थडे का, तो हम एक लोहगढ़ पे उसके एक बर्थडे पार्टी रखते हैं जिसमें वो 4 फ्रेंड्स आएंगे, तो सिया को लेके आ जा। इन लोगों का ऐसा प्लान हो गया। केतन बोला ठीक है। केतन ने फिर हमसे पूछा क्या जाऊं क्या, तो मैंने इनकार किया। मैं बोला रोज़ रोज़ क्या है, रोज़ जाने का है क्या उस किले पे ऐसा रोज़ जाने का। तो उसने बोला ऐसे ऐसे बर्थडे पार्टी रखी है, सब दोस्त आ रहे हैं, उसके बाद हम रेडिसन खाना खाने जा रहे हैं। बोला चलो ठीक है, बर्थडे पार्टी है तो कर लेते हैं, चला जाएगा। वहाँ गए बाद वो सुबह यहाँ से घर से 8:20 को निकला और 10:45 को हमको सिया के मम्मी पूजा का फ़ोन मेरे मिसेस राखी के पास आया कि केतन फोर्ट से गिर गया। सवेरे 8:20 और उसके 2-2.5 घंटे बाद ही 10:45 को तो उनका केतन गिर गया। तो हमें क्या लगा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं तो भी से गिर गया होगा। फिर हमने सिया को बहुत कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर कई कॉल बाद उसने फ़ोन उठाया, तो मैं बोला बेटा कहाँ से गिरा, तो बोला हम ऊपर पूरा फोर्ट चढ़ गए थे और ऊपर से गिरा। तो मैं कभी लोहगढ़ गया नहीं था, लेकिन कोई भी फोर्ट तो हाइट पे ही होता है, कोई फोर्ट तो ऐसा नीचे तो होता नहीं। गिर गया जब बोल रही है तो फिर हम यहाँ से निकले। बीच रास्ते में ही उसने किसी पुलिस वाले से मेरी बात कराई, तो ही सेड ही इज़ नो मोर। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि उसका कोई रिएक्शन ऐसा था नहीं। बॉडी लेके आए तब भी उसका कोई ऐसा बहुत रिएक्शन नहीं था, लेकिन हम हमारे दुख में थे। जब सगाई हुई आपके बेटे और सिया की, उसके बाद से क्या सिया का घर में आना जाना था आपके फैमिली के साथ, क्या मेल जोल थे उसके? हाँ बोल 2-3 बार आई ना घर पे, आए 2-3 बार घर पे भी आए, 2-3 बार हम लोग डिनर पे भी मिले, तो हम लोग शॉपिंग के लिए भी गए, ऐसे तो हम लोग मिले, तो हमको अच्छा लगा। इस तरीके का कोई लगा कि व्यवहार किस तरीके से क्रिमिनल माइंड की लड़कियों से? मैं तो कितने डेली फ़ोन पे भी बात करने की उससे, कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। उसकी फैमिली का भी हमको कभी नहीं लगा, बैकग्राउंड कभी ऐसे लगा नहीं। इस शादी जो थी वो आप लोगों ने अप्रोच करके फिक्स कराई थी या उनके तरफ से अप्रोच हुआ था? उनकी तरफ से आया था, रिश्ता उनकी तरफ से आया था। नहीं, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। आज मेरे बेटा खोया है, मेरा बच्चा खोया है, बस मेरे बेटे को मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैं अभी 26 साल का लड़का, मेरे को एक लड़का एक लड़की है, लड़की मेरी छोटी है। आज मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, ये रहा मेरा बेटा। तो केतन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन केतन ने क्या क्या प्लान्स बनाए थे वो आपको बताते हैं। दरअसल केतन ने जून के पहले सप्ताह में बाली का ट्रिप प्लान किया था। सिया के साथ वो बाली ट्रिप पर जाने वाला था, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट ही गायब कर दिया, जिसकी वजह से वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि सिया के मन में मर्डर का प्लान चल रहा था, जिसे लोहागढ़ किले में अंजाम देना था। तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा, क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में
मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। अब सिया ने जो किया, ऐसा ही बेंगलुरु की भी एक बेटी ने कुछ किया, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए माता पिता और अपनी छोटी बहन का कत्ल कर दिया। पुलिस को शक है कि बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। माता पिता और बेटी की हत्या से जुड़े ट्रिपल मर्डर के इस मामले में बेंगलुरु पुलिस की 6 टीमें आरोपी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को तलाश रही हैं। बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके में एक अपार्टमेंट में हुए इस वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि माता पिता और छोटी बेटी सोमवार शाम उस फ्लैट पर पहुंचे थे, जहां बड़ी बेटी श्वेता पिछले 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग से फ्लैट में रह रही थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। वहीं पर तीनों के खून से लथपथ शव बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस इसी दौरान दोनों आरोपियों ने तीनों पर कई बार चाकू से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश हो रही है। तो बेंगलुरु से यह घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर एक बेटी ने अपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर के साथ रहते हुए अपने माता पिता और छोटी बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो बेंगलुरु का ये ट्रिपल मर्डर सुनना आपने और आप भी सिहर उठे होंगे। बड़ी बेटी ने पिता, माता और छोटी बहन का कत्ल कर दिया। इस पर आसानी से यकीन नहीं होगा, मगर पुलिस यही थ्योरी बता रही है। माता पिता और छोटी बहन का मर्डर बेंगलुरु के केआर पुरम में हुआ है। बड़ी बहन श्वेता पर ही कत्ल का इल्जाम है। इसमें उसका प्रेमी केनेथ भी शामिल था। दोनों लिव इन में रहते थे। माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और अचानक से वो अपनी बेटी के फ्लैट में पहुंच गए, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ और दोनों ने मिलकर 3 लोगों की हत्या कर दी। देखिए, ये साई ग्रीन्स होम अपार्टमेंट जो है सीगेहल्ली केआर पुरम इलाके में है। यहाँ पर जो पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि 1.5 महीने पहले जो श्वेता, जो लड़की है, वो उस लड़के के साथ, केनिथ के साथ यहाँ पर इस एक 003 ग्राउंड फ्लोर जो मकान है उसमें किराए पर रहने आई थी। उसके बाद में चूंकि वो दोनों, ऐसा बताया जा रहा है, उसके पिताजी जो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, जैसा वीर बहादुर ने बताया कि वो भागते हुए नीचे आए थे अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में भेजा गया। हालांकि पूरी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर्स उनकी जान को बचा नहीं पाए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मरने से ठीक पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पुलिस को दिया है जो एक एविडेंस का काम करेगा। उसमें ये बताया गया है कि श्वेता और केनिथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और परिवार को ये बात मंजूर नहीं थी। बहुत पर्सनल ये मामला था, इस वजह से बहुत झगड़ा भी उस वक्त हुआ था। लेकिन उसके बाद में जब वो अलग हो गई, यहाँ पर आकर पिछले 1.5 महीने से रहने लगी, तो उसके बाद भी परिवार लगातार इस बात को परस्यू कर रहा था कि वो केनिथ से अलग हो जाए। और इसी बात को लेकर जब यहाँ पर जो पिता हैं अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, तो वापस एक बार उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उस वजह से गुस्से में आकर केनिथ और श्वेता ने इन तीनों लोगों का बर्बर तरीके से मर्डर कर दिया। ग्राउंड फ्लोर के 003 अपार्टमेंट में ये सारी बात हुई। करीब 7:30 से 8:30 बजे के बीच ये घटना हुई कल देर शाम। उसके बाद में जैसे ही जो पिता हैं वो बाहर लहूलुहान बाहर दौड़ कर आए, अपनी जान को बचाने की बात करने लगे, उस वक्त यहाँ पर अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों को, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वीर बहादुर सही सभी लोगों को पता चला कि उस मकान नंबर 003 में एक वारदात हो गई है। उसके बाद तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन किया गया और उसके बाद ये जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब खबर मुंबई से आपको बताते हैं, जहां पर मानसून की एंट्री के साथ ही शहर पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। मुंबई में बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई ऐसे इलाके जहां पर पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी भरा है, लोगों को ऑफिस जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई शहर में कल रात 8 बजे से आज सुबह 6 बजे तक 184 मिलीमीटर बारिश हुई है। पूर्व उपनगरीय इलाके में 154 मिलीमीटर, जबकि पश्चिमी उपनगरीय इलाके में 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि सुबह के बाद बारिश में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन मुंबई की सड़कें और रेलवे स्टेशन समंदर बन चुके हैं।
कल रात की अंधेरी सबवे में पानी भर गया तो आज दादर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भरा हुआ नजर आया। फिलहाल अंधेरी सबवे, हिंद माता, दादर, मलाड सबवे से पानी निकला चुका है और साथ ही गांधी मार्केट, सायन में पानी निकाला जा चुका है। मौसम विभाग ने आज मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब देखिए, मुंबई में बीएमसी हर साल मानसून से निपटने की तैयारी का भारी भरकम दावा करती है, लेकिन पहले ही बारिश में उसके दावे बह जाते हैं। इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। किंग सर्किल हो या फिर दादर हिंदू कॉलोनी, हिंद माता इलाका हो या फिर सायन या फिर गांधी मार्केट, आज हर जगह पानी भरा हुआ नजर आया। मुंबई में बारिश के कारण जगह जगह हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दादर इलाके में एक कार पर पेड़ गिर गया। राहत की बात तो यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। मुंबई के कई और इलाकों से भी पेड़ गिरने की खबरें आ रही हैं। इस बीच विक्रोली में बारिश के कारण दीवार गिर गई। यहां भी हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं नवी मुंबई में बारिश के बाद भारी ट्रैफिक जैम लगा है। दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीच में कई लोग फंस भी गए रास्ते में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश के बाद जमीन ढीली पड़ी और उसके बाद पेड़ गिरे हैं। मुंबई में मॉनसून ने इस बार 13 दिन की देरी से एंट्री ली है, लेकिन मॉनसून की दस्तक के साथ ही मुंबई पानी पानी जरूर नजर आ रहा है। मुंबई में बीती रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए अगले कुछ घंटे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण मुंबई रेलवे की ट्रांस हार्बर लाइन पर भी सेवा प्रभावित हो गई है। मुंबई पानी पानी है। गांधीनगर में पानी भरने के बाद बीएमसी की टीम एक्टिव हुई है और पंप लगाकर पानी को निकालने की कोशिश चल रही है। देखिए, आपको गांधीनगर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिश का पानी की निकासी करने के लिए जगह जगह पर मुंबई महानगर पालिका की ओर से पंप बिठाए गए हैं। इस वक्त जो गांधी मार्केट का इलाका है, माटुंगा का इलाका है, वहां पर पूरा पानी जो इस वक्त सड़क पे भरा हुआ है उसे ड्रेन आउट करने के लिए ये जो आप जालीदार जो कवर देख रहे हैं उसके ठीक नीचे 6 बड़े पंप बिठाए गए हैं, जिनकी तकरीबन कैपेसिटी जो है 18,000 क्यूबिक मीटर पर आवर की है। और ऐसे 6 के 6 पंप बिठा के इसमें तकरीबन जो है 3 लाख लीटर पानी जो है ड्रेन आउट करके समंदर की ओर भेजा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर तुरंत पानी की निकासी हो सके और आवाजाही जो है ट्रैफिक की वो ठीक ढंग से हो, सुचारू रूप से हो। इसके लिए यहाँ पर ये पंप बिठाए गए हैं। जो तेज़ी से बहता हुआ पानी आप देख रहे हैं वो ग्रेविटी से पूरा का पूरा पानी इस पिट में आ जाता है। यहाँ इसके ठीक नीचे पंप बिठाए गए हैं और अब इस वक्त यहाँ पर कचरा जमा न हो, क्योंकि साथ ही साथ पानी के कचरा, प्लास्टिक की बोतल्स, ये सब जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी ठीक ढंग से नहीं हो पाती। और उसे इंश्योर करने के लिए कर्मचारी बीएमसी की ओर से यहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि जो ड्रेन आउट करने वाला जो सिस्टम है पूरी तरह से क्लियर रहे। इसीलिए हम आपको यहाँ पर कचरा किस तरीके से बड़ा जमा हो गया उसे निकाला जा रहा है ये भी दिखा देते हैं। ये और ठीक यहाँ पर जो ब्रिज है, ब्रिज की सीढ़ियाँ हैं, वहीं पर सारा का सारा कचरा निकाल के रख दिया गया। यानी अब अगर जहाँ पर पानी ड्रेन आउट होना है, जिस जगह से निकलना है, वहाँ पर अगर कचरा जमा हो जाए तो जल जमाव ज़्यादा होता है, दिक्कतें भी उसकी वजह से बढ़ जाती हैं। ये बेहद मुख्य सड़क है मुंबई के पूर्व उपनगर को मुंबई के शहर इलाके से जोड़ने वाली, जहाँ पर अभी इस वक्त आवाजाही जो है ट्रैफिक की हम देख सकते हैं कि सड़क की एक ओर से शुरू हो गई है, वरना यहाँ पर पानी पूरी तरह से जमा हुआ था। वाटर पंप बिठाए जाने की वजह से पानी की निकासी जो है वो तेज़ गति से हो पाती है और इसीलिए मुंबई महानगर पालिका ने कई जगहों पर इस तरह के वाटर पंप बिठाए हुए हैं, ताकि जल जमाव की स्थिति में सारा का सारा पानी ड्रेन आउट किया जा सके। तो बारिश के कारण मुंबई की 2 रेल लाइन पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन ट्रांस हार्बर लाइन पर रेलवे सेवा प्रभावित हुई है। दुबई से खोपर खैरान रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह जाने से रेल सेवा ठप हो गई, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने फिर से इस लाइन को चालू करा दिया है और साथ ही वाशी पनवेल से थाने की ओर आने वाले अप लाइन और थाने से वाशी पनवेल की ओर आने वाली डाउन लाइन चालू हो चुकी है।
समीर भीसे मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समीर, एक तो पानी भर जाने की वजह से जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उससे बीमारियां पनपेगी ही, और साथ ही जो बड़े बड़े दावे बीएमसी की तरफ से किए जा रहे हैं उसकी पोल पहली ही बारिश में खुल गई इस बार भी। बिल्कुल, मुंबई में मानसून ने अभी तक ठीक से दस्तक भी नहीं दी है, क्योंकि मुंबई में मानसून का पहला दिन ही है, पहली सुबह ही है, और इस पहली सुबह ने ही मुंबई महानगर पालिका की जो तैयारियां हैं, जो उसके दावे रहे हैं, उसकी स्थिति को बयां कर दिया है। क्योंकि मुंबई का गांधी मार्केट का इलाका हो, माटुंगा का, या फिर बात कर ले दादर का इलाका हो, सायन हो, इसी तरह से कुर्ला के कई इलाके रहे हैं, और खासकर अंधेरी सबवे, ये पहली बारिश में इन सभी जगहों पे जलमग्न सी स्थिति रही, जिसके चलते ट्रैफिक जो है पूरी तरह से बाधित रहा। लेकिन बारिश थमने के बाद पानी डीवाटर हुआ, यानी पानी निकल पाया, और इसके बाद जो है ट्रैफिक उस जगह पे इस वक्त शुरू है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो मुंबई में ऑरेंज अलर्ट फिलहाल जारी किया है कि जो अगले 3 घंटे तक जारी रहेगा। मुंबई में रुक रुक कर बारिश जो है इसका सिलसिला जारी है। अगर हम ट्रैफिक की बात कर ले सड़कों की, तो फिलहाल सभी सड़कों पे इस वक्त ट्रैफिक जारी है। जिन जगहों पे पानी भरा हुआ था, खासकर हम बात कर ले माटुंगा के किंग सर्कल है, गांधी मार्केट के इलाके की, तो वहां पे पानी इस वक्त निकल चुका है और वहां पे ट्रैफिक सुचारू ढंग से चल रहा है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से पानी निकल जाए और लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लखनऊ अग्निकांड के बाद से सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाए जा रहे हैं, कोचिंग संस्थाओं को वार्निंग दी जा रही है, और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये क्लियर कर दिया है, साफ शब्दों में कह दिया है कि फायर सेफ्टी मानकों से कोई भी समझौता नहीं होगा। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में विशेष टीम गठित करके फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाए, और वहीं इस पूरे मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को देर रात कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अवैध बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला को भी जेल भेज दिया गया। वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स की जांच के बाद उन्हें फिट पाया गया। मामले की जांच में जुटे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जोनल अधिकारी समेत 18 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके के मानकों से समझौता नहीं होगा। फायर सेफ्टी को लेकर के जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं उससे खिलवाड़ नहीं होगा। बाकायदा एक ऑडिट अब पूरे लखनऊ में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर चलाया जा रहा है। होटल्स की जांच पड़ताल पहले ही हो चुकी थी फायर सेफ्टी को लेकर के, अब कोचिंग सेंटर्स की भी जांच की जा रही है। और लखनऊ के अलीगंज की जिस इमारत में 15 लोग जिंदा जले हैं उसे अब गिराने की तैयारी हो रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूरी तरह जल चुकी इमारत के बाहर एक नोटिस चिपकाया है। इसमें बिल्डिंग को अवैध बताते हुए इसे गिराने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है कि अगर 15 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला तो प्राधिकरण इसे गिराने के लिए कार्रवाई करेगा। ये वो नोटिस है जिसे चिपका दिया गया है और 15 दिन के अंदर इसे गिराने की बात हो रही है। लखनऊ के अग्निकांड में जिन 15 बच्चों की जान गई है उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन ले रही है। सरकार के आदेश पर पूरे राज्य में अवैध इमारतों को सीलिंग किया जा रहा है। पूरे राज्य में अभी तक 100 से ज़्यादा इमारतें सील की जा चुकी हैं, जिनमें कानपुर में 30 इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन अफसरों समेत 18 इंजीनियर्स को सस्पेंड करने की भी सिफारिश की गई है। इस बीच लखनऊ के इस लाक्षागृह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि इमारत की पूरी छत पर बिछा था तार का जाल। तार ढकने के लिए थर्माकोल और फाइबर से आर्टिफिशियल छत बनाई। तार, थर्माकोल और फाइबर के कारण तेजी से आग भड़की और फॉल्ट आने पर इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाते थे। संचालक खुद ही समस्या को दुरुस्त करने की कोशिश करते थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जो आग लगी है इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पहले तो यहाँ पर फायर फाइटिंग को लेकर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया और छत पर जो तार लगे होते हैं उसका जाल बिछा हुआ था, उसके ऊपर थर्माकोल से एक फॉल सीलिंग बनाई गई थी या रूफ बनाया गया था। अब जैसे ही इसमें आग लगी तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से थर्माकोल ने आग पकड़ी होगी और उसके बाद इतना भीषण अग्निकांड हुआ। और प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज में खान सर की कोचिंग को पीडीए सील किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए कोचिंग संस्थान में अग्निकांड के बाद से फायर विभाग की टीम आज फुल ऑन एक्शन मोड में है। छापेमारी की जा रही है, कई कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी किया जा रहा है। तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज दोपहर कोचिंग के दौरान खान ग्लोबल कोचिंग में खामियां पाई और इसके बाद खान ग्लोबल कोचिंग को सीज कर दिया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मानक के अनुरूप चल रही खान कोचिंग को
3 मंजिला बिल्डिंग में संचालित हो रही थी, जिसके बाद कोचिंग को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सीज कर दिया है। खान कोचिंग चूँकि ये मानक पूरा नहीं कर रहा है, सामुदायिक सुविधा भूपयोग में स्वीकृत नहीं है, इसके कोई भी मानक सामुदायिक सुविधा भूपयोग के अंतर्गत नहीं है, इस वजह से इसको सील किया जा रहा है। और इससे पूर्व हमने 3 कोचिंग संस्थान सील किए हैं, सुपर क्लाइमेक्स, टारगेट ऑन और एग्जामपुर। तो कोचिंग में कई खामियां पाई गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहां पर जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी वहां से बाहर भेज दिया गया और टीम जब वहां पर पहुंची, बिल्डिंग का कमर्शियल नक्शा तैयार किया गया था। प्रयागराज में ये खान सर की कोचिंग सील बताई जा रही है, जिसमें काफ़ी कमियां पाई गई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कैसे इस गेट के बाहर ताला लगा दिया गया है। यानी कि जब तक यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाएगा, तब तक इस इंस्टीट्यूट को चलाने नहीं दिया जाएगा। इसका संचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है। लखनऊ अग्निकांड पर जमकर सियासत भी हो रही है। अखिलेश ने एसआईटी बनाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि योगी से पूछना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में एक्शन क्यों नहीं लिया। 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम, हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है, और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहां तक लेकर के जाते थे। लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर, तो क्या फैसला होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। और हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्या हो रहा है यहाँ पर अभी? इसके बाद ग्रेविटी कोचिंग में चलेंगे। इसके बाद वही कोचिंग है जिनमें व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, वही टीम धीरे धीरे करके वहां जाएगी। अलीगंज में क्या खामियां रह गई थी वो बता दीजिए एक बार। अलीगंज में एग्जिट प्रॉपर नहीं थे। जो स्टेयरकेस थी जो थी वो उस पे एसी के आउटडोर यूनिट लगे हुए थे और ऊपर से दरवाजा बंद किया हुआ था। आप लोगों की वहाँ पे किसी भी तरीके से एनओसी वाली बात नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं थी। हमारी वहाँ कोई एनओसी नहीं थी और हमारे एक्ट में भी नहीं आती है। लेकिन फायर विभाग की जिम्मेदारी बनती थी मौके पे जाना, सारी चीजों को देखना। मौके पे मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ऐसी हजारों बिल्डिंग है, संभव नहीं है कि हर बिल्डिंग में डिपार्टमेंट जा पाए, लेकिन हम धीरे धीरे हर चीज को कवर अप कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, अगर यहाँ पे हर बिल्डिंग पे फायर विभाग की नहीं पहुंचेगी तो गाँव में लोग कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेगी, धीरे धीरे हम लोग हर चीज को कवर कर लेंगे। तेजी से ये अभियान चल रहा है। क्या लोड वहाँ का ज्यादा था और इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है? उसकी जानकारी बिजली विभाग ही दे पाएगा। आप लोग के पास नहीं, उसकी जानकारी बने। यहाँ क्या क्या किया वो आपके सामने ही एंटर किया हूँ, अभी मैं भी चेक कर रहा हूँ। कल जैसा आप बता रहे हैं टीम आई थी, कल भी कुछ कमियां मिली थी, इनको मैं नोटिस दे के अगर दोबारा कमी मिली अभी सील करा दे रहे हैं। एलडीए हमारे साथ में ही है। एलडीए बिल्कुल सील करेंगे। आज आपको शाम तक मिल जाएगा कितनी बिल्डिंगें सील हुई हैं। ऐसा नहीं है। क्या मानक होने चाहिए वो हर बिल्डिंग के कवर्ड एरिया और हाइट के हिसाब से अलग अलग मानक हैं और वही हम उन मानकों को चेक कर रहे हैं और ये अभियान कंटिन्यूसली चलता है। विशाल, आपको हमारी आवाज मिल रही है? उसके साथ साथ हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, मॉडल भी कराते हैं। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए। बिल्कुल विशाल, आप कहां पर हैं? क्योंकि हमें जितना समझ में है आपके साथ फायर ऑफिसर हैं जो बता रहे हैं कि शायद वो किसी एक कोचिंग सेंटर पहुंचे और यहां पर उनको कुछ मानकों में चीजें पूरी नहीं मिली हैं और इसी वजह से शायद सीलिंग हो सकती है। अब जरा विस्तार से बताइए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमें देखिए, इस समय हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं और एक प्राइवेट कोचिंग में लखनऊ के जो सीएफओ हैं अंकुश मित्तल, वो पहुंचे हुए हैं पूरी जानकारियों के साथ। और इस समय आप देखिए कि फायर विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर जो इंतजाम है उन इंतजामों को चेक कर रही है, इंतजामों से बातचीत कर रहे हैं अंकुश मित्तल।
हाँ कंट्रोल हो जाएगा। कई बार किसी लोगों को एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं, ये होज़ चलानी नहीं आती या हाइड्रेंट चलाना नहीं आता, तो हम अगर लाइट कटने के बाद हम पानी भी डाल सकते हैं और बालू डाल के भी आग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लोड के कारण एमसीबी वगैरह जलने लगती है, जलने लगती है तो हम पहले बिजली कट ऑफ करने के बाद पानी और बालू में इस्तेमाल करेंगे। तो देख रहा है, आप ये बताइए इसके अलावा हम अभी वहाँ भी जा रहे हैं, आज पूरे दिन यही अभियान चलेगा। पॉइंट ये कि जब घटना हो गई है, इतने लोग की मौत हो गई, क्या अगर डिपार्टमेंट पहले से ही कार्रवाई करता? पहले भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ कि हर बिल्डिंग में पहुँच पाना संभव नहीं होता है। हम लोग कार्रवाई कंटिन्यूसली चलती ही रहती है, पूरे साल कार्रवाई चलती है। सर एक मुद्दा ये बड़ा है, बताने की कि यहाँ कोई बिल्डिंग अगर इलीगल चल रही है तो लोग तो आपके जाते होंगे, लोग हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तब जाते हैं, एक्ट में हमारी नहीं आती है बिल्डिंग, एक्ट में बिल्डिंग नहीं आती है, 15 बच्चों की जान जाती है, जिम्मेदारी तो बनती है ना सर। बिल्कुल हम लोग कंटिन्यूसली बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग चेक कर रहे हैं और हमें आप चेक करने दें तो हम प्लीज चेक करें। 3 जून के बाद अगर जो पूरी ड्राइव है वो सही से चली होती तो बच्चों की जान बचती थी। हमने वो आग के बाद होटलों की मेन स्पेशली रूप से ड्राइव चलाई थी और भी बिल्डिंगों की चलाई थी, लेकिन होटलों की मेन ड्राइव चलाई थी। कम से कम 200 से ज़्यादा होटलों को चेक किया, 40 होटलों को हमने बिजली काटने के नोटिस भी दिए हैं, जो ऑलरेडी बिजली डिपार्टमेंट में हम लोगों ने भेज चुके हैं, और कईयों के नोटिस, कईयों के कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए हैं। बिजली विभाग की गलती है कि नहीं है? बिजली विभाग की गलती है कि नहीं है? अगर आप फायर डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि एनओसी जरूरत नहीं थी, फायर विभाग की गलती नहीं थी, आप बोल रहे हैं, बिजली विभाग की गलती थी कि नहीं थी? लोड के संबंध नहीं किया गया, मुझे आइडिया नहीं है कि उस पे कितना लोड था और एक्चुअल में कितना लोड चल रहा था। प्रथम दृष्टया आग कैसे लगी थी वो बताइए। प्रथम दृष्टया आग कैसे लगी थी? प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी किसकी थी? हाँ, प्रथम दृष्टया शॉर्टकट रहा होगा। सिस्टम की लापरवाही, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे किस पे आग लगी? फायर एनओसी नहीं दी गई थी। क्या मांगी थी उन्होंने? क्या फायर एनओसी मांगी थी उन्होंने? वो ना उन्होंने एनओसी मांगी गई, ना हमने एनओसी दी, ना ही उस बिल्डिंग में अनिवार्यता थी। आग लगी कैसे? आग लगी कैसे ये बताइए। चल रहा था, चलिए मैं चेक कर लूँ। आप बताइए आग लगी कैसे? आग लगी कैसे? आपके नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग, लगातार उसमें इतने बच्चों की मौत। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, आग कहाँ से लगी? आग फर्स्ट फ्लोर पे संभवतः पेट शॉप में जो फ्रीजर था या तो उसमें लगी थी, या जो सीढ़ियाँ जो बनी हुई थी, सीढ़ियों में जो एसी कंप्रेसर थे उसमें ब्लास्ट होने की वजह से किसी कारण से वहाँ से आग भड़की थी, और भड़कते हुए आग तो बच गई थी लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था। पर जो लॉक्स वगैरह थे वो ऑटोमेटिक थे, वो उसी से जाम हो गए। बायोमेट्रिक लॉक थे, बायोमेट्रिक लॉक थे। अगर वो ना होते तो लोग नीचे आ सकते थे। लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था, बिल्डिंग के अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा थी। हमारे कर्मचारी कई बार अंदर जाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इतनी हीट और इतना धुआं होने की वजह से कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। आपको लगता है सिस्टम की लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ? अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें तो बहुत जो हुआ बहुत दुखद हुआ, और बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जांच होती ठीक से तो ये सीधे आप बातचीत सुन रहे थे हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह और फायर ऑफिसर की, जो ये बता रहे हैं कि लगातार इस वक्त लखनऊ के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है, इमारतों को देखा जा रहा है, जहां पर भी ऐसी संभावना है कि वहां पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स या फिर मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है, उनको या तो नोटिस दिया जा रहा है या जरूरत पड़ने पर वहां पर सीलिंग भी कर दी जा रही है। और अब बात करते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई खबर की। चढ़ावा चोरी पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप चुकी है। अब इस पूरे मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर करके इसकी जांच सीबीआई या फिर किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की गई है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि मंदिर में आए चढ़ावे का ऑडिट कैग से करवाया जाए, और ये याचिका न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ के सामने लगाई गई है। दूसरी तरफ एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इस रिपोर्ट में क्या है ये तो खुलासा होना भी बाकी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने 25 जून से अयोध्या में होने वाली अपनी बैठकें स्थगित कर दी हैं। ये बैठक इसीलिए स्थगित की गई है कि इस दौरान चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठ सकता था। चढ़ावा चोरी पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट में क्या है ये हम आपको बता सकते हैं। एसआईटी को राम मंदिर के चढ़ावा मैनेजमेंट में कई तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। गिनती के काम के लिए कर्मचारियों की भर्ती सिफारिश पर की गई, जान पहचान के लोकल लोगों को काम पर रख दिया गया। चढ़ावे की गिनती और हिसाब किताब का जिम्मा स्टेट बैंक का था, लेकिन बैंक ने मंदिर ट्रस्ट की सलाह पर कई लोकल्स को गिनती के काम में लगा दिया। अब चढ़ावा गिनती करने वालों की ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया गया,
एसओपी में मोबाइल फोन लेकर जाने की मनाही तक नहीं थी। लेकिन गिनती करने वालों को कभी मोबाइल अंदर ले जाने से रोका तक नहीं गया। चढ़ावे की गिनती करने वालों की कभी चेकिंग तक नहीं की गई। अब गिनती के दौरान सब लोग आराम से बाहर आते जाते रहते थे, उनकी स्क्रीनिंग कभी नहीं होती थी। पूरा प्रोसेस सुपरविजन के लिए जिम्मेदार लोग ढिलाई बरतते थे। ट्रस्ट ने भी चढ़ावे के हिसाब से किताब पर सख्ती से नजर नहीं रखी। और देखिए, इस पूरे विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कल पहली बार सामने आए। वो राम मंदिर परिसर में स्थित शेष अवतार मंदिर के शिखर पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने इसका संचालन भी किया। प्रोग्राम में चंपत राय ने शेष अवतार के बारे में जानकारी दी, उनके पौराणिक महत्व की चर्चा की, लेकिन चढ़ावे के विवाद पर चंपत राय या फिर किसी भी दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। और इन दिनों बिहार में हुआ एक एनकाउंटर फसाद का सबब बना हुआ है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसे लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि वीडियो सामने आया जिसमें भरत पुलिस के सामने पिस्टल फेंककर सरेंडर करने की बात कहता है। फिर भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब इस मामले में हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। बिहार के भरत एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हुई है। भरत के बिलौटी गांव में महापंचायत शुरू हो गई है। हिंदू महासभा, करणी सेना, परशुराम महासभा, ब्राह्मण महासभा और हिंदू जागरण मंच के हजारों कार्यकर्ता बिलौटी गांव में जुटे हैं। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी इस महापंचायत में पहुंच सकते हैं। इस मामले में ऐसा तूल पकड़ा है कि सम्राट सरकार को एक्शन लेना पड़ा। एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। एसडीपीओ राजेश शर्मा, तत्कालीन एसएचओ राजेश मालाकर और 3 अन्य पुलिस जवानों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन पर हत्या, आर्म्स एक्ट, साजिश रचना और इरादतन चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। 17 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत का एनकाउंटर किया गया था, लेकिन भरत के फेसबुक लाइव के वीडियो से पुलिस की पोल खुल गई और यह मामला बढ़ गया। अब देखिए, भरत के एनकाउंटर के बाद से बिहार का सियासी पारा काफी चरम पर पहुंच चुका है। इस पूरे मामले ने जाति का रंग ले लिया। वो ब्राह्मण था, इसीलिए हिंदू संगठन अब सड़क पर उतर करके सरकार के चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। भरत के एनकाउंटर पर अब सियासी टक्कर बढ़ चुकी है। बिलौटी गांव में तमाम हिंदू संगठन की महापंचायत इस वक्त चल रही है। करणी सेना, परशुराम महासभा, हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा और हिंदू जागरण मंच के लोग इसमें शामिल हैं। प्रशांत किशोर भी पहुंचने ही वाले हैं। इस एनकाउंटर को लेकर सवाल तब उठा जब भरत के सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो देखा। भरत सरेंडर करने के लिए पिस्टल पुलिस के सामने फेंक चुका था, फिर भी उसे गोली मार दी गई। पुलिस ने दावा किया था कि भरत ने पुलिस की टीम पर डायरेक्ट फायर किया था, जबकि वीडियो से साफ हुआ कि भरत तो पिस्टल पुलिस के सामने फेंक चुका था। पुलिस ने बताया था कि सेल्फ डिफेंस में भरत को गोली मारनी पड़ी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली सीने में मारने की बात सामने आई है। पुलिस ने भरत को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया था, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि भरत सामाजिक कार्यकर्ता था। अब भरत तिवारी केस में कब क्या हुआ, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 17 जून को एनकाउंटर में भरत की मौत हो गई। सरेंडर के बावजूद भी पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप लगा है। 18 जून को लोगों का आक्रोश भड़क उठा, हंगामा शुरू हुआ। आरा बक्सर हाईवे पर लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। बवाल बढ़ता देख करके 19 जून को एसजीएचओ, एएसआई और सिपाही को सस्पेंड करना पड़ा। सीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और 20 न्यायिक जांच शुरू हुई, मगर तनाव बढ़ता ही चला गया। 20 जून को प्रदर्शनकारियों ने आरा, कैमूर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और अब आज महापंचायत चल रही है। और अब बड़ी खबर पटना से आ रही है। तेज प्रताप के घर पर चोरी मामले में तेज प्रताप यादव ने अपने ही पीए मोतीलाल पर एफआईआर दर्ज कराई है। तेज प्रताप ने अपने पीए मोतीलाल पर 20 लाख कैश, 2 तोला सोना, आईफोन चोरी करने का आरोप लगाया। पुलिस केस दर्ज करने के बाद मोतीलाल के घर पहुंची, जिसके बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। तेज प्रताप का दावा यह है कि आधी रात उनका पीए मोतीलाल बाउंड्री फांद कर फरार हो गया, जिसके बाद तेज प्रताप ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस मोतीलाल के घर पहुंची और घर में सभी मौजूद लोगों का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। तेज प्रताप के पीए मोतीलाल की पत्नी प्रीति का आरोप यह है कि साजिश के तहत उसके पति को फंसाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। प्रीति ने तेज प्रताप पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने बताया कि किसी केस में वो मोतीलाल को शामिल करना चाहते थे। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने चोरी की साजिश रची। प्रीति ने यह भी कहा कि कल रात से पति से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है।
कि ये सब चीज़ जो भी चीज़ है ये सब चीज़ खत्म कर दे। तेज प्रताप यादव भैया जी, आपसे हम लोग का कोई दुश्मनी, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ये सब जो कर रही है अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब बिना मतलब का हो रहा है। तो जो भी चीज़ है हम मोतीलाल जी काफी करीब रहे उनके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? 2012 से उनके क्या साथ आपको लग रहा है कि पीछे क्या? तेज प्रताप यादव भैया अपने फोन से पोस्ट मारते हैं, उनके साथ आना जाना, ये वो जलने वाले जलते रहे, ये वो करके। आज ऐसा क्या हुआ 2 दिन के अंदर कि आपका बड़का मतलब ऐसी इस तरह से वो हो गया? उनको पहले से ही हमको बताते थे कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है किसी चीज में। अभी जो उनका चल रहा है जो भी मैटर, उस मैटर में बोला जा रहा है कि सारे मैटर तुम अपने आप पे ले लो, तुम ले लो, कि हमको कहीं भी तुम लेकर जाते थे, तुम लेकर के आते थे, इस टाइप का जो भी चीज़ है। ये बोले कि हम गलत चीज़ में साथ नहीं, तुम मीडिया में बाइट दो, तुम मीडिया में कुछ बोलो, उन लोग के खिलाफ तुम्हारे पे भी FIR दर्ज हुआ है। ये बोले कि हम गलत चीज़ हम नहीं बोलेंगे भैया। इसी सब चीज़ के लिए इनको टॉर्चर कर रहा, जाना कि ये तो बोले उलेगा नहीं, या फिर क्या इनको लगे लोग मिला है क्या है नहीं है, बस ये। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक साइको किलर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया साइको किलर पिछले 4 महीने में 8 लोगों का मर्डर कर चुका है। जहरीली शराब पिला करके ये लोगों की हत्या करता था। पुलिस के मुताबिक साइको किलर राम सहाय जायसवाल ने जहरीले सुहागा पाउडर को शराब में मिलाकर एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो हत्या के अंतिम संस्कार में भी शामिल होता था। और देखिए, पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले जहर का परीक्षण एक डॉग पर किया था। डॉग की मौत होने के बाद उसने 6 फरवरी को पहली हत्या की और फिर एक के बाद एक वो वारदात को अंजाम देने लगा। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। इसके बाद उसने गांव के ही एक व्यक्ति से जहर लिया और शराब में मिलाकर लोगों को पिला देता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। आरोपी ने कुल 9 लोगों को जहर देने का दावा किया है, जिनमें से 8 की मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति बच गया, जिसके बाद आरोपी पकड़ में आ गया।